अगर हम ये सोचें कि आज के इंटरनेट का कैंसल कल्चर और सदियों पुरानी पंचतंत्र की एक कहानी बिल्कुल एक जैसी है, तो शायद शुरुआत में ये बात बहुत ही हैरान करने वाली लगेगी। हाँ, मतलब सुनने में तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ प्राचीन भारत और दूसरी तरफ आज का ट्विटर और इंस्टाग्राम। बिल्कुल, पर आज के हमारी इस गहरी चर्चा में हम एक खून से सने नेवले, एक जल्दबाज माँ और हमारे डिजिटल व्यवहार की गहराई में जाने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं, जैसे वेदांतों की कहानियों के अंश, पंचतंत्र का ऐतिहासिक संदर्भ, विकिपीडिया की वैश्विक लोक कथाओं की स्टडी और IJELS की एक बहुत ही कमाल की तुलनात्मक रिसर्च। और मुझे लगता है कि इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है कि हम ये समझ सकें कि कैसे सदियों पुरानी ये कहानी आज के सोशल मीडिया के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है। सही कहा। देखिए, प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने राजकुमारों को राजनीति या सही व्यवहार सिखाने के लिए कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो इस्तेमाल करते नहीं थे। अब बिल्कुल नहीं, उनके पास कहानियां होती थीं। और आज हम जिन कहानियों को सिर्फ बच्चों की कहानियां मानकर इग्नोर कर देते हैं, वो असल में मानव मनोविज्ञान का बहुत गहरा विश्लेषण है। वही तो मैं यही सोच रहा था कि आज का समाज तकनीकी रूप से तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन इंसानी दिमाग की जो बुनियादी कमजोरियां हैं वो आज भी वैसी हैं। और इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए आज का हमारा फोकस है द लॉयल मंगूज, यानी ब्राह्मणी और नेवले की कहानी। ये कहानी तो लगभग हम सभी ने बचपन में सुनी है। हाँ, लेकिन आज हम इसे एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक छोटे से गांव में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ब्राह्मणी और एक नवजात शिशु के साथ रहता था। बच्चे की सुरक्षा के लिए देव शर्मा एक पालतू नेवला ले आता है। पर ब्राह्मणी को उस नेवले पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, है ना? उसे हमेशा डर लगता था कि ये एक जंगली जानवर है। एग्जैक्टली। वो हमेशा एक शक के साथ उसे देखती थी। खैर, पति के जोर देने पर वो मान जाती है। अब कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब एक दिन ब्राह्मणी और देव शर्मा दोनों को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। ब्राह्मणी बच्चे को पालने में सुलाकर पानी भरने चली जाती है और घर में सिर्फ वो छोटा सा बच्चा और नेवला अकेले होते हैं। हाँ, और तभी एक भयंकर और जहरीला काला नाग घर में घुस आता है। उसका सीधा रास्ता उसी पालने की तरफ होता है जहां बच्चा सो रहा है। सुनकर ही रूंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अब नेवला, जिसकी प्राकृतिक दुश्मनी ही सांपों से होती है, वो खतरे को भांप लेता है और बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस नाग पर टूट पड़ता है। बहुत हिंसक लड़ाई होती है और अंत में नेवला उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मतलब उसने एक बहुत बड़ा काम किया था अपने परिवार के लिए। हाँ, वो बहुत उत्साहित था। जैसे ही वो ब्राह्मणी के कदमों की आहट सुनता है, वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है, मानो अपनी बहादुरी का इनाम मांगने जा रहा हो। और यहीं से वो ट्रेजेडी शुरू होती है, क्योंकि जब नेवला दरवाजे पर पहुंचता है तो उसका पूरा मुंह सांप के खून से सना हुआ था। बिल्कुल। और ब्राह्मणी जैसे ही घर लौटती है और उस खून से लथपथ नेवले को देखती है, उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। जो उसका पुराना शक था वो तुरंत यकीन में बदल जाता है। सही कहा। वो बिना घर के अंदर गए, बिना स्थिति की जांच किए ये फैसला कर लेती है कि इस जंगली जानवर ने उसके बच्चे को मार डाला है। उसके हाथ में पानी से भरा एक भारी बर्तन था और वो अपनी पूरी ताकत से वो भारी बर्तन नेवले के सिर पे दे मारती है। हाँ, और नेवला उसी क्षण तड़प कर मर जाता है। उसके बाद जो वो कांपते हुए अंदर जाती है तो देखती है कि बच्चा तो आराम से सो रहा है और पास ही काले नाग के टुकड़े पड़े हैं। उस माँ पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बहुत ही डार्क है, लेकिन जो तुलना हम यहाँ करने वाले हैं वो और भी दिलचस्प है। बिल्कुल, क्योंकि नेवले का वो खून से सना मुंह, वो खून असल में आज के दौर के उस 10 सेकंड के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल वीडियो या स्क्रीनशॉट की तरह है, जिसे देखकर हम पूरी कहानी जाने बिना ही अपना फैसला सुना देते हैं। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है, क्योंकि खून एक फैक्ट था। ब्राह्मणी ने जो देखा वो सच था कि वहाँ खून है, लेकिन क्या वो पूरी सच्चाई थी? नहीं, वो पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल, वो खून विश्वासघात का नहीं, वफादारी का था। आज इंटरनेट पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें कोई छोटा सा वीडियो क्लिप या स्क्रीनशॉट दिखता है जो एक फैक्ट होता है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट गायब होता है। और मजाक की बात तो यह है कि हम वो कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश भी नहीं करते। हम वो खून से सना मुंह देखते हैं और तुरंत अपनी उंगलियों से उस इंसान को कैंसिल कर देते हैं। यही तो बात है।
इस कहानी को अगर ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये पंचतंत्र के 5वें तंत्र का हिस्सा है, जिसे अपरीक्षित कारकम कहा जाता है। अपरीक्षित कारकम मतलब बिना जांचे परखे किया गया काम। एग्जैक्टली विष्णु शर्मा ने जब ये लिखा था तो उनका मकसद राजकुमारों को इम्पल्स कंट्रोल सिखाना था। इम्पल्स कंट्रोल, ये शब्द आज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्षमता जहां हम अपने तेज गुस्से या डर के बीच कुछ सेकंड का ब्रेक लगाते हैं। एक राजा के लिए उसकी जल्दबाजी पूरे राज्य को डुबो सकती है। विष्णु शर्मा यही समझा रहे थे कि जब तक तस्वीर पूरी न हो तब तक फैसला मत सुनाओ। ये आज के डिजिटल बिहेवियर से कितना ज्यादा मेल खाता है। प्राचीन काल की उस ब्राह्मणी के हाथ में जो पानी का भारी बर्तन था, वो आज के इंस्टाग्राम या ट्विटर का कैंसल बटन बन चुका है। बिल्कुल सही तुलना है ये। हम किसी को भी किसी भी पल बिना पूरी बात जाने समाज से बाहर फेंकने के लिए वो बर्तन दे मारते हैं। हम जरा भी जहमत नहीं उठाते कि डिजिटल दुनिया के उस पालने तक जाएं और असली कहानी देखें। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आज का इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारे दिमाग पर हर सेकंड हजारों खबरों और विवादों का बम गिरता है। तो मतलब दिमाग ने शॉर्टकट खोजना शुरू कर दिया। हाँ, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमने अपनी वो 10 सेकंड की धैर्य क्षमता खो दी है। हमें हर चीज का निष्कर्ष तुरंत चाहिए। लेकिन यहाँ एक पल रुक कर सोचें, एक बहुत ही जरूरी सवाल जो मुझे लगता है उठना चाहिए। अगर हम उस माँ के नजरिए से देखें तो क्या उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं थी? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान, खासकर एक माँ, जब अपने बच्चे के पास एक ऐसे जानवर को खून से सना देखेगी जिस पर उसे पहले से शक था, तो प्राकृतिक स्वभाव तो हावी होगा ही ना। हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो तो खतरे को देखकर तुरंत हमला करने के लिए ही बना है। बिल्कुल। तो ऐसे में डर या गुस्से के उस चरम पल में क्रिटिकल थिंकिंग और इंपल्स कंट्रोल के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल पहलू है। बायोलॉजिकली ब्राह्मणी का रिएक्शन एकदम स्वाभाविक था। जब भी हम कोई बड़ा खतरा महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है। अच्छा, मतलब हमारा लॉजिकल दिमाग शटडाउन हो जाता है। हाँ, और उसकी जगह एमिगडाला, जो डर और सर्वाइवल को संभालता है, वो हावी हो जाता है। इसीलिए हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जो स्वाभाविक है वो हमेशा सही नहीं होता। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। जो स्वाभाविक है वो हमेशा सही नहीं होता। बिल्कुल। हमारी सबसे तीव्र भावनाएं ही हमसे सबसे बड़ी और स्थायी गलतियां करवाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां खून उबल रहा हो वहीं सबसे ज्यादा रुकने और एक गहरी सांस लेने की जरूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग जन्म से नहीं मिलती, ये एक कौशल है जिसे हमें विकसित करना पड़ता है। कि दुनिया से बाहर निकलकर असल जिंदगी की बात करें तो इस आवेग की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। एक बार नेवला मर गया तो वो हमेशा के लिए मर गया। हाँ, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता था। ठीक उसी तरह आज के कैंसिल कल्चर का नुकसान भी अक्सर स्थायी होता है। किसी इंसान का करियर या छवि एक गलत फहमी में पल भर में खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। निजी रिश्तों में भी हम रोज ऐसे पानी के बर्तन फेंकते हैं। बिल्कुल। गुस्से में किसी दोस्त को कुछ ऐसा बोल देना जो उसे जीवन भर चुभे, या फिर कॉर्पोरेट दुनिया का वो लंबा चौड़ा गुस्से वाला ईमेल। ओह वाह, वो सेंड बटन दबाते ही जो पसीने छूटते हैं। एग्जैक्टली। चंद सेकंड बाद ये एहसास हो जाता है कि पूरी बात समझे बिना ही एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। वो ईमेल उसी मरे हुए नेवले की तरह है जिसके बाद सिर्फ अफसोस बचता है। इसी सिलसिले में मैं IJELS की एक रिसर्च पढ़ रही थी। जब हम भारतीय साहित्य को गहराई से देखते हैं तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कैसी बात? 9वीं या 10वीं शताब्दी में नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की थी। उन्होंने पंचतंत्र से कई कहानियां ली, लेकिन शोध बताते हैं कि उन्होंने इस ब्राह्मणी और नेवले की कहानी को अपने ग्रंथ से पूरी तरह हटा दिया। वेट, सच में? इतनी असरदार कहानी को कोई कैसे छोड़ सकता है? इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके पीछे इस कहानी का बहुत ही डार्क और ट्रैजिक अंत था। नारायण पंडित शायद हितोपदेश को थोड़ा अधिक सकारात्मक बनाना चाहते थे। क्योंकि इस कहानी में तो कोई हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अंत में सिर्फ एक निर्दोष की मौत है और एक माँ का ऐसा विलाप जो कभी खत्म नहीं होगा। ये डार्क एंडिंग हमें बहुत बेचैन कर देती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बेचैनी बहुत जरूरी है। अगर वो बेचैनी नहीं होगी तो शायद इंसान वो पानी का बर्तन उठाने से पहले कभी नहीं रुकेगा। सही बात है। हमारी हिंदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जो इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये हजारों सालों के मानवीय अनुभव का निचोड़ है। जो काम बिना परिणाम सोचे सिर्फ आवेग में किया जाता है, वो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं देता। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बिना कॉन्टेक्स्ट समझे रिएक्ट करने की ये आदत सिर्फ आज की या सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल मानवीय कमजोरी है। हाँ, क्योंकि अगर हम थियोडोर बेनफे और मरे बी एमेन्यू जैसे विद्वानों की विकिपीडिया पर मौजूद रिसर्च देखें तो पता चलता है कि ये दुनिया की सबसे अधिक यात्रा करने वाली लोक कथाओं में से एक है। दुनिया की सबसे अधिक यात्रा करने वाली कहानी, मतलब ये और भी देशों में पहुंची? बिल्कुल, जैसे जैसे ये कहानी पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ी, हर संस्कृति ने इसे अपने तरीके से अपनाया। पात्र बदल गए, जानवर बदल गए, लेकिन मूल संदेश वही रहा। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि कैसे वेल्स जैसी दूर की जगह पर यह कहानी लिलिविलिन और उसके वफादार कुत्ते गलर्ट की किंवदंती बन गई। हाँ, वहाँ नेवले की जगह कुत्ते ने ले ली और सांप की जगह एक भेड़िए ने। हाँ, और फ्रांस में तो ये कहानी एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई। वहाँ ये सेंट गिनेफोर्ट नाम के एक कुत्ते की कहानी बन गई। सेंट गिनेफर्ट, मतलब एक कुत्ते को संत की उपाधि दे दी गई। एग्जैक्टली। सोचिए, स्थानीय लोग 1930 के दशक तक उस कुत्ते की कब्र पर प्रार्थना करने जाते थे, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार उस कुत्ते ने एक बच्चे को सांप से बचाया था और एक जल्दबाज पिता के हाथों मारा गया था। ये बहुत ही अजीब और दिलचस्प ऐतिहासिक घटना है, लेकिन ये साबित करता है कि हर संस्कृति को अपने लोगों को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के प्रति आगाह करने की जरूरत महसूस हुई। सही कहा। इंसान का वो दिमाग जो डर से संचालित होता है, वो पूरी दुनिया में एक ही तरह से काम करता है। इसीलिए एक नेवले की मौत की गूंज पूरी दुनिया के साहित्य में सुनाई देती है। वाकई ये बहुत ही गहरी बात है कि कैसे अलग अलग जानवरों के जरिए पूरी मानव जाति एक ही सबक सीख रही है। ये सबक कि जो आंखों को तुरंत दिखाई देता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट के बिना सच्चाई हमेशा अधूरी और खतरनाक होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक नेवले और सांप की ये पुरानी कहानी आज के सोशल मीडिया युग में कॉन्टेक्स्ट और इंपल्स कंट्रोल का सबसे बड़ा पार्ट है। हाँ, उस ब्राह्मणी की गलती हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत तुरंत रिएक्ट करना नहीं, बल्कि कुछ सेकंड रुककर सोचने की क्षमता है। तो अगली बार जब भी इंटरनेट पर कोई ऐसा क्लिप सामने आए जो खून से सने नेवले की तरह आपका गुस्सा भड़काए, तो तुरंत कैंसिल बटन दबाने से पहले खुद को रोकिए। ये जरूर चेक कीजिए कि क्या आपने उस डिजिटल पालने तक जाकर पूरी सच्चाई देखी है। वो कुछ सेकंड का ठहराव ही हमें ऐसे पछतावे से बचा सकता है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। इस पर आप सभी अपने स्तर पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर विष्णु शर्मा आज के इस आधुनिक दौर में नीति सिखाने के लिए पंचतंत्र लिख रहे होते, तो वो इस सोशल मीडिया एल्गोरिदम को दर्शाने के लिए किस जानवर का इस्तेमाल करते? एक ऐसा जानवर जो जानबूझकर हमें उकसाने के लिए कॉन्टेक्स्ट से कटे हुए, खून से सने नेवले ही दिखाता रहता है, ताकि हम भड़कते रहें और उसका खेल चलता रहे।